जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो गई होगी। राइट, मुझे पता है कि इस टाइम पे बहुत पैनिक होता है, ये रह गया वो रह गया, पेट में गुदी गुदी हो रही है, टेंशन हो रही है, स्ट्रेस एंग्जाइटी, बहुत कुछ होता है। देखिए एवरी सी ए स्टूडेंट जो एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं वो सब ने फील किया है ऐसा। राइट, अब पॉइंट बस इतना सा है कि पिछले कुछ महीनों में जो आपने मेहनत करी है ना, एंड आई एम वेरी श्योर कि सब बच्चों ने बहुत मेहनत करी है। राइट, सीए के एग्ज़ाम्स बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जो बिना पढ़े देते हैं। आई एम वेरी श्योर कि सब बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी होगी एंड यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। ठीक है, मुझे पता दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि पता नहीं पेपर कैसा आएगा, न्यू क्वेश्चंस आ जाएंगे, उस टाइम पे होगा नहीं होगा, बैलेंस शीट मैच होगी नहीं होगी, बहुत कुछ चीज़ें चल रही होती है। लेकिन ट्रस्ट मी, पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। Jan 26 का अटैम्प्ट आपका लास्ट अटैम्प्ट होगा, आपको सब कुछ आता होगा। ठीक है, इस वीडियो में बेसिकली हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो उन 3 घंटे में आपको वो फाइनल मैच खेलना है, अपनी सारी प्रिपरेशन को एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। क्योंकि क्या होता है ना कि अकाउंट्स का एक ऐसा पेपर है जहाँ हर अटैम्प्ट में मुझे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमको ये क्वेश्चन आता था लेकिन पूरा नहीं हो पाया, हमारा 100 मार्क्स का अटैम्प्ट नहीं हो पाया, हमको आता था। ठीक है, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे जिससे एटलीस्ट ये ना हो कि जो क्वेश्चन आपको आता था वो छूट गया, क्योंकि तब बहुत दर्द होता है कि यार ये आता था, है ना। तो जितना भी आपको पेपर आता होगा, आई होप पूरा आता होगा, 3 घंटे में पूरा करके आएंगे। ठीक है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं। सीक्वेंस क्या रखना है क्वेश्चंस का, जो हमें आंसर्स करने हैं उसका सीक्वेंस क्या होगा, पहले कौन सा क्वेश्चन करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन है। अगर आपने गलत क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया और वो बहुत लेंदी चला गया तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको ये डिसाइड करना होगा कि सर क्वेश्चन का सीक्वेंस क्या होगा, पहले कौन सा करना है, आखिरी के लिए कौन सा छोड़ना है, उसकी भी बात करने वाले हैं। और मेरे साइड से कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस, इंपॉर्टेंट टिप्स जो प्लीज़ आप ध्यान रखना। Jan 26 के लिए दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट वीडियो फॉर यू। राइट, आई होप अकाउंट्स के लिए आप मुझे लास्ट बार सुन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि Jan 26 के बाद आपको इंटर में जाना है। राइट, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले अगर मैं पेपर प्रेजेंटेशन की बात करता हूँ, ठीक है, कि आपको जो 3 घंटे में वो पेपर लिखना है, किस तरीके से इतने किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहले बेटा अगर मैं ट्रू फॉल्स की बात करता हूँ, बहुत सारे बच्चे ट्रू फॉल्स को बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं। और मैंने बहुत सारी आंसर शीट्स को एनालाइज किया है और मुझे एक पैटर्न समझ में आया है कि ट्रू फॉल्स में क्या होता है ना, कि 1 मार्क तो आपका होता है आंसर का, कि भाई आंसर ट्रू है या आंसर फॉल्स है, उसका 1 मार्क है। सेकंड मार्क क्योंकि 2 नंबर का होता है, दूसरा मार्क जो है वो आपकी एक्सप्लेनेशन का है। एंड यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अपने मार्क्स डिडक्ट करवाते हैं। 12 मार्क का क्वेश्चन होता है, किसी बच्चे को 7 मार्क्स मिल रहे हैं, 8 मिल रहे हैं, 12 में से 12 बहुत ही कम बच्चों को मिलते हैं। लेकिन जिन बच्चों को 12 में से 12 मिले हैं उनकी आंसर शीट्स को मैंने प्रॉपर एनालाइज किया है और एक पैटर्न कहीं ना कहीं मुझे दिखा है। वो ये है कि जब भी मैं एक आंसर शीट आपको दिखा रहा हूँ बेटा, ठीक है, ये आंसर शीट है, इसमें 90 मार्क्स थे एक बच्चे के सितंबर 25 में। इसमें जो इन्होंने ट्रू फॉल्स का आंसर लिखा, और मैंने पिछले अटेम्प्ट्स में भी वीडियो बनाई थी, उसमें भी सेम ही पैटर्न था कि जब भी आप ट्रू फॉल्स लिख रहे हैं, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। एक तो आपने क्या कर दिया, ट्रू एंड फॉल्स लिखा, ठीक है, ऑल राइट फैंटास्टिक। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ आपने लिखा ट्रू एंड फॉल्स, प्रॉपरली आपने लिखा कि भाई दिख रहा है। एक लाइन आपने छोड़ी क्योंकि आपको जो आंसर्स प्रेजेंट करने हैं ना वो बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से। ज़रूरी नहीं है कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर हो, नहीं, अगर आपने जो लिखा है वो समझ में आ रहा है बस सफिशिएंट है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है आंसर। अब ये जो आपके 4-5 लाइनें हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जिन बच्चे की ये आंसर शीट है, मैंने उस टाइम भी कहा था कि आपको एटलीस्ट 4 से 5 लाइनों में अपनी एक्सप्लेनेशन लिखकर आनी ही आनी है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर ठीक है, जो फॉल्स है उसमें हम लिख सकते हैं लेकिन ट्रू में कैसे लिखेंगे। आप देख सकते हो बेटा, ट्रू में भी लिख कर आया है, और यही रीज़न है कि हर एक ट्रू फॉल्स में 2 मार्क्स मिले। मैं आपको ऐसी और आंसर शीट्स दिखा सकता हूं जिसमें 2 मार्क्स नहीं मिले हैं, जहां पे बस 1 या 2 लाइन में खत्म कर दिया। मैंने बहुत वीडियोस और भी देखी है जहां पे आपको ये बताया जा रहा है कि भाई अगर आंसर ट्रू है तो बस जो क्वेश्चन में ट्रू लिखा है उसको लिख के आ जाओ, नंबर कटेंगे, मैं पहले बता रहा हूं। तो आपको करना क्या है कि ट्रू लिखा, ठीक है, उसके बाद बेटा जो भी आपका क्वेश्चन है, एक सिंपल सा कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो। जैसे अगर ये क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के बारे में आपको जो पता है, आप ये मान के चलो कि ट्रू फॉल्स का जो क्वेश्चन है ना, वो आपको अपने ग्रेजुएशन में जो आपने आंसर शीट्स भरी थी उसके अकॉर्डिंग लिखना है। आपको जो जो उसके बारे में पता होगा आपको वो लिखकर आना ही होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, आपको बस ये देखना है कि भाई मुझे 4-5 लाइनें लिखनी ही है उसके बारे में, बेशक आंसर ट्रू है या आंसर फॉल्स है। ट्रस्ट में आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। हाँ ऑब्वियसली बात है, अगर आपने ठीक ठाक लिखा होगा, ये नहीं कि कुछ भी लिख कर आ गए ठीक है, तो ट्रू हो या फॉल्स हो आपको लिख कर आना। आप देख सकते हो बेटा, सेम हर एक आंसर में 4 से 5 लाइन का आंसर है, ज़्यादा भी है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं क्या कह रहा हूँ आपको उस ट्रू एंड फॉल्स के बारे में जो पता होगा वो लिख के आना।
जो जो दिमाग में आ रहा होगा 4-5 लाइनों में एटलीस्ट लिख कर आना, आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दी वर्किंग नोट्स। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि वर्किंग नोट्स एक रफ का पार्ट है, नहीं बेटा, वो आपके मेन आंसर का पार्ट है। उसके लिए मार्किंग स्कीम में अलग से मार्क्स एलोकेटेड होते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है, मैं आपको एक आंसर शीट दिखा सकता हूं। जैसे ये मान लो आंसर शीट है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्वेश्चन था रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का। इसमें वर्किंग नोट, हाँ जी, कौन सा सेक्शन 55 वाला, कि आपको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कितना बनाना है, उसके अलग से मार्क्स होते हैं। इस स्टेप के मार्क्स हैं। ऊपर थे आपकी जर्नल एंट्रीज, जिसके अलग मार्क्स थे, ठीक है। वर्किंग नोट के अलग मार्क्स एलोकेटेड होते हैं मार्किंग स्कीम में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वर्किंग नोट्स को थोड़ा सीरियसली लेना। जहां जहां पे वर्किंग नोट्स बन सकते हैं उसको बनाकर आना, उसकी प्रॉपर नंबरिंग करना। जैसे यहाँ पे आपकी नंबरिंग है वर्किंग नोट, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो इन्होंने एक ही बनाया, तो वर्किंग नोट जहां पे मल्टीपल बनेंगे, 2 4 5 बनेंगे, वहां पे उसकी नंबरिंग करके आना। जैसे वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, 3। और वही जहां जहां पे ये वर्किंग नोट्स यूज हुए हैं उसका रेफरेंस आप आंसर में देकर आओगे। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 1, इस तरीके से, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन यही छोटी छोटी प्रेजेंटेशन टिप्स है जो आपके 2 4 5 नंबर इंक्रीज कर सकती है। बेकार के कट जाते हैं आधे नंबर, हर क्वेश्चन में आधा एक नंबर कट रहा है, पता चला कि 10 नंबर यूं ही निकल गए, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, राइट, कि वर्किंग नोट्स, हाँ, अब एक क्वेश्चन आता है कि वर्किंग नोट्स स्टार्टिंग में बनाना है या एंड में बनाना है। बेटा वो आपकी मर्जी है, कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको वर्किंग नोट हमेशा एंड में ही क्रिएट करना है, एंड में ही बनाने हैं, नहीं। आपको लगता है कि शेयर्स का क्वेश्चन है, शेयर्स में आपको लगता है कि वर्किंग नोट मुझे स्टार्टिंग में बनाने हैं, तो आप बना लो सारे के सारे। प्रोराटा, कॉल्स इन अरियर, सब कुछ आप स्टार्टिंग में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश करना कि एक ही जगह हो रहे हो, ऐसा नहीं कि 2 वर्किंग नोट स्टार्टिंग में, 2 एंड में, फिर कहीं ना कहीं चेक करने में दिक्कत हो जाएगी उनको, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि सामने वाले जो चेक कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है बात, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट्स एंड नरेशन। अब ये जो थोड़ा सा है ना, ये थोड़ा सा आई वुड से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव काइंड ऑफ पॉइंट है। क्यों? क्योंकि मैं आपको समझाता हूं। अगर हम बात करते हैं फॉर्मेट्स की, ठीक है, फॉर्मेट्स डेफिनेटली आपको कोशिश करनी है कि आप स्केल से बनाओ, लेकिन इसमें आई वुड सजेस्ट कि ठीक है, अगर आप लोगों का टाइम कम है, आप अपना ब्लैक पेन यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि पेंसिल से बनाया। ऑब्वियसली बात है, सजेशन नहीं है कि पेंसिल से प्रॉपर्ली बना लो, लेकिन कई बार टाइम कम होता है, ठीक है। टाइम कम होता है तो अपने ब्लैक पेन से ऐसी लाइन खींच ली, आई वुड से कि इट्स ओके। मुझे लगता नहीं कि उसके बहुत ज़्यादा मार्क्स डिडक्ट होने चाहिए, लेकिन हाँ, कोई भी आंसर आप कर रहे हो उसकी ना एक हेडिंग होती है। बहुत सारे बच्चे उस हेडिंग को भूल जाते हैं। जैसे ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, तो उसको प्रॉपर्ली लिख कर आना। आप जहां जहां पे जर्नल कर रहे हो उसको प्रॉपर्ली लिख कर आना। कौन सा आंसर है ये आपको हमेशा सेंटर में लिख कर आना है, क्योंकि कई बार क्या होता है आप बॉर्डर में लिख देते हो, वो कट ना हो जाए। तो हमेशा सेंटर में लिख कर आओ कि ये आंसर है, आंसर नंबर 5, इसका ये वाला ऑप्शन, पार्ट नंबर ए, ठीक है। तो ये हमेशा लिख कर आना। बीआरएस आप बना रहे हो तो बीआरएस की आपने क्या करी है, हेडिंग बनाई है। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं बेटा, कि आप मुझसे पूछते हो कि क्या प्लस माइनस मेथड एग्जाम में कर सकते हैं। अपनी स्टूडेंट है, प्लस माइनस मेथड से आंसर किया है, पूरे 5 नंबर में लेते है ना, प्रॉपर मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। प्लस माइनस किया, प्रॉपर लिख कर आए हो, एडलेस प्रॉपर लिख कर आओ। अगर आपकी प्रेजेंटेशन सही है, कोई दिक्कत नहीं है प्लस माइनस मेथड में भी, राइट। नरेशंस, आई वुड से कि नरेशंस कोशिश करना लिख कर आओ। जहां पे जर्नल एंट्रीज हो रही है, यार 2-3 लाइन की लिख दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है। 2-3 लाइन की कह रहा हूं, 2-3 वर्ड्स में खत्म कर दो ना, 2-3 लाइन की नहीं लिखनी है, ठीक है। जो भी नरेशन है, सिंपल से एग्जांपल लेते हैं कि आपने शेयर्स इशू करे, लिख दो यार कि शेयर्स इशूड एट दिस एट 10 रुपीज, एट 2 रुपीज एप्लीकेशन, जो भी है। मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि 2-4 वर्ड्स में लिख के खत्म करो। एप्लीकेशन मनी मिला है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, शेयर्स अलॉट कर दिए, शेयर्स अलॉटेड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, कॉल्स इन अरियर, शेयर्स फॉरफिटेड, शेयर्स रीइशूड, इतना भी लिखोगे चलेगा, लेकिन लिख कर आना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्पेस की। अब क्या होता है ना, जैसे पता नहीं आंसर शीट के अलग से कोई पैसे देने पड़ रहे हैं आपको, नहीं, इतना बिच्चम मतलब इतना उसको कंजेस्टेड लिख देंगे कि हम समझ में नहीं आ रहा है कि सामने वाले को कि भाई क्या लिखा हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, आपकी हैंड राइटिंग जैसे मर्जी हो, जब आप प्रॉपर स्पेस यूज करते हो, खुला सिंपल वर्ड बोलो, खुला लिख के आना, ठीक है, कि भाई समझ में आए क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप ऐसा क्या होता है कि सर एक ही पेज में खत्म करना है, नहीं रे बाबा, तू अगले पेज में लेके चले जा, ठीक है, एक्स्ट्रा आंसर शीट मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। तो थोड़ा सा स्पेशियस होना चाहिए ताकि भाई थोड़ा नीट एंड क्लीन दिखे। जिन बच्चों की हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, स्पेशली मैं उनको बोल रहा हूं बेटा, ये छोटी छोटी चीजों से आपकी हैंडराइटिंग सही हो जाती है, ठीक है। ज्यादा कट्टम किट्टिम नहीं करनी है, मतलब वो कटवट नहीं करना है, जहां पे कट हो जाए, ठीक है, एक लाइन से कट किया, ठीक है, ये नहीं करना है उसको ऐसे ऐसे कर दिया, नहीं, एक लाइन से कट किया, नेक्स्ट लाइन में कर दिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जिनकी हैंडराइटिंग सुंदर है वो तो हम अपने आप कर ही लेते हैं, राइट। उसके बाद बात करते हैं स्पेस की, देन कैलकुलेशन। ओ माय गॉड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जहां पे भी आपको लगता है ना कि वर्किंग नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जहां पे कैलकुलेशंस हैं, स्पेशली जहां पे जैसे जर्नल एंट्रीज होती है,
जर्नल एंट्रीज में सिंपल है कि आपने कुछ कैलकुलेशन करी है 50 मल्टीप्लाई बाय 100, बेटा उसको ब्रैकेट में दिखा कराओ। इतनी इतनी इंपॉर्टेंट ये प्रेजेंटेशन टिप है ना। इससे क्या होता है, इससे एटलीस्ट ये समझ में आ जाता है कि हाँ इन्होंने ऐसा किया है। अगर आपने उसका वर्किंग नोट नहीं बनाया, ब्रैकेट में कैलकुलेशन करके दिखाओगे, ट्रस्ट मी बहुत ही, एक तो टाइम नहीं लगता, इतना कोई टाइम नहीं लगना कि भाई बहुत टाइम लग रहा है, नहीं, तो उसको लिख कर आना। जहां जहां पे आपको लगता है कि आपने कुछ कैलकुलेशंस करी है, ब्रैकेट में लिख दो कि ये कैलकुलेशन हुई है। जैसे डेप्रिसिएशन की है, अब डेप्रिसिएशन अगर आप सिंपल कैलकुलेट कर रहे हो 1 साल का या 6 महीने का, उसके लिए सेपरेट वर्किंग नोट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। किसी मशीन पे 6 महीने का लगा डेप्रिसिएशन, उसको ब्रैकेट में दिखा दो उसकी कैलकुलेशन, बस बात खत्म। उसके लिए सेपरेट वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन जहां जहां पे कोई भी कैलकुलेशंस चल रही है, मेक श्योर कि आप वो आंसर शीट में लिख कर आ रहे हो, सिर्फ इस मशीन में फीड नहीं हो रहा है, क्योंकि ये मशीन आपके पास ही रहने वाली है। ये गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ प्रेजेंटेशन टिप्स है, ठीक है, जो आपको ध्यान रखनी है। अगर इन केस लेट्स से एक चीज और, इन केस कोई आंसर आपका खत्म होता है और नेक्स्ट पेज पे खत्म होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे खत्म हुआ, तो जरूरी नहीं है कि आपको यहीं से नेक्स्ट आंसर स्टार्ट करना है। आई वुड सजेस्ट कि नेक्स्ट आंसर हमेशा फ्रेश पेज से स्टार्ट करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने दी है ना एग्जामिनेशन फॉर्म फीस, हाँ उसी के पैसे यूज करो ठीक है, राइट। यहां पे अगर आपका आधा पेज खत्म हो चुका है, तो क्यों बेकार में दोबारा से आधे पेज पे छोटा सा फॉर्मेट क्रिएट करोगे, फिर नेक्स्ट पेज पे दोबारा फॉर्मेट क्रिएट करोगे, नहीं ना। जो आपका न्यू आंसर है वो न्यू पेज से स्टार्ट करना है आपको। हाँ, ऊपर 1-2 लाइन यूज हुई है, यहां से कर सकते हो, पेज पूरा बचा हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको दिख रहा है कि आधा ही पेज बचा हुआ है, छोड़ दो उसको। यहां पे आंसर खत्म हो गया, स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट पेज, फ्रेश पेज। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। जैसे कैलकुलेशंस आप देख सकते हो, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि कैलकुलेशंस को ब्रैकेट में दिखा कर आना है, ठीक है। देखो यहाँ पे अब ऐसा है कि ठीक है हैंडराइटिंग भी अच्छी है, लेकिन कितना इजीली रीडेबल है कि आपको दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, राइट, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कितना स्मार्टनेस है, देखो यहाँ पे लिखी नरेशन, हाँ ये हमने क्लास में डिस्कस भी किया था, यहाँ लिखी नरेशन, हाँ एक में छोड़ दी ठीक है सर, यहाँ लिखी, हाँ यहाँ लिखी, ठीक है, यहाँ लिख दी, तो बीच में एक आदि में छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मेजरली लिख कर आना। 2-2 वर्ड में लिखी हुई है, बिंग इंटरेस्ट, हाँ रिसीव्ड, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, यस सर, हाँ सिंपल, बस बात खत्म। ज्यादा कुछ प्रॉपरली एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, 2-4 वर्ड्स में नरेशन लिख दोगे, बात खत्म हो जाएगी। यस, वर्किंग नोट्स आप देख सकते हो प्रॉपर है, राइट। ये कुछ प्रेजेंटेशन टिप्स है जिनका आपको ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद कुछ बच्चे बोलते हैं सर क्या हमको जो मेन हमारा फाइनल आंसर होता है उसको हाईलाइट करना है, आप कर सकते हो, ठीक है, बॉक्स में हाईलाइट कर दोगे चलेगा। ट्रू फॉल्स मैंने आपको बताई दी है कि ट्रू फॉल्स का प्रेजेंटेशन कैसा है, ये थ्योरी का प्रेजेंटेशन है। अब थ्योरी में क्या होता है, थ्योरी ऑब्वियसली बात है आपको बुक की एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड याद नहीं आएगी, तो वहां पे इंपॉर्टेंट होता है कि आप चीज़ों को हाईलाइट करो कि भाई यहाँ पे जैसे मैंने क्लास में बताया था 4 आपके प्रिंसिपल्स, वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स, तो वो 4 प्रिंसिपल लिख कर आए, हाईलाइट कर दिए, ठीक है, उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया, एग्जाम्पल लिख दिए। थ्योरी वैसे ही लिखनी है जैसे आप बीकॉम में लिख कर आते हो, लेकिन हाँ कुछ जो रेलिवेंट वर्ड्स है उसको हाईलाइट कर देना, ठीक है। जितनी ज़्यादा लिखोगे उतना बेटर होगा, बाकी ठीक है। इसके बाद आप फटाफट से देन अगर हम बात करते हैं सीक्वेंस की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। अब मेरी बात सुनो, यस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 6, लेकिन मैं पहले कुछ बातें कर लेता हूँ। जो आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट्स मिलेगा, वो स्टार्टिंग के 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 3 घंटे को डिसाइड करेंगे वो आपके स्टार्टिंग के 15 मिनट्स। स्टार्टिंग के 15 मिनट यहाँ वहाँ मत देखते रहना, लोगों के एक्सप्रेशन देखते हैं कुछ बच्चे की, पेपर कैसा आया, उसको मुश्किल लग रहा है, उसको आसान लग रहा है, क्या नहीं, कॉन्सेंट्रेट करना है सिर्फ अपने पेपर पे। हमारे स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में हमारा टारगेट है कि मुझे पूरा क्वेश्चन पेपर का ओवरव्यू लेना है कि कौन से क्वेश्चन में क्या क्या आया हुआ है, कौन सी, आपको पता है कि आपके कौन से चैप्टर्स बहुत स्ट्रांग है ना, आपको लगता है कि आपका कंपनी अकाउंट्स बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, कंपनी अकाउंट्स आप पहले कर लेना। तो पहले कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, सबसे पहले कुछ कुछ चीजें ध्यान रखना। सबसे पहला क्वेश्चन आपका बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। आपको जितना अच्छा फाइनल अकाउंट्स आता है, आपको जितने अच्छे से एनपीओ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आता है, नेवर स्टार्ट विद द बैलेंस शीट क्वेश्चन, क्योंकि इन केस अगर बैलेंस शीट मैच नहीं हुई तो बेटा आपको पता है फिर क्या होगा। ऑलवेज स्टार्ट विद योर स्ट्रेंथ, लेकिन बैलेंस शीट नहीं, ठीक है। तो कंपनी अकाउंट देखो, मेनली मैं क्या बोलता हूं कि हमेशा स्टार्ट करना चाहिए उन क्वेश्चन से जिनको करने में टाइम कम लग रहा है, जिसकी लेकिन वेटेज ज्यादा है। और वो कौन से क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस होते हैं बेटा आपके जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन 2 अगर आपका आता है, मान लो जिसमें जर्नल आता है, रेक्टिफिकेशन आता है, साथ में अगर मान लो इन्वेंट्री या डेप्रिसिएशन है, कुछ भी है, आपको लगता है क्वेश्चन 2 फटाफट से हो जाएगा, क्वेश्चन 2 कर लो। क्वेश्चन 1 में मेनली आपको क्या दिखेगा, क्वेश्चन 1 में आपको दिखेगा पहला पार्ट ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स वही होते हैं बेटा जो मैंने क्लास में करवाए हैं, जो आपने कॉन्सेप्ट समझे हैं उसी में से ही आएगा, ठीक है। तो ईजी होते हैं, आपने ट्रू फॉल्स देखे, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आते हैं आपको, बहुत बढ़िया। उसके 2 पार्ट्स और होंगे,
एक पार्ट आपका थ्योरी का हो सकता है, दूसरा पार्ट आपका प्रैक्टिकल होगा। अगर आपको लगता है कि ठीक है मुझे क्वेश्चन 1 का ट्रू फॉल्स आता है, मुझे क्वेश्चन 1 का प्रैक्टिकल पार्ट आता है, थ्योरी मैं बाद में करूंगा, आप थ्योरी के लिए जगह छोड़ दो, कोई बात नहीं, थ्योरी के लिए जगह छोड़ दी। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट किया ट्रू फॉल्स, 12 मार्क का क्वेश्चन है, 10 मिनट के अंदर खत्म हो गया, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया कि 12 मार्क का क्वेश्चन हो गया। देन उसके बाद उसमें मान लो 5 मार्क्स का हो सकता है, सब्सिडरी बुक्स हो सकता है कैश बुक हो सकता है ट्रायल बैलेंस हो या जर्नल हो, आपको आता है, आपने फटाफट से किया। 16 मार्क का पेपर आप समझो बेटा कि 15 मिनट के अंदर, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट के अंदर खत्म हो गया। क्या सही स्टार्ट है कि 20 मिनट्स में अगर मेरा 16 मार्क का पेपर हो रहा है, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपने थ्योरी के लिए स्पेस छोड़ दिया, नो प्रॉब्लम। देन स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको कंपनी अकाउंट्स आता है, शेयर्स का क्वेश्चन कभी बहुत ट्रिकी नहीं आता है, शेयर्स का क्वेश्चन वही आने वाला है, ठीक है, जो क्लास में आपने स्टडी मॉड्यूल में क्वेश्चंस करे हैं, पीवाईक्यू आरटीपीस मैंने आपको कराए हैं, उसी में से आपको शेयर्स का क्वेश्चन दिखेगा। उसमें हो सकता है कि स्टार्ट में उन्होंने रिडम्पशन डाल दिया, मिक्स कर दिया, बोनस डाल दिया, लेकिन क्वेश्चन ईजी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्या होगा, एक आपका पार्ट होगा शेयर्स का, एक आपका थ्योरी का पार्ट हो सकता है, या आजकल थ्योरी के अलावा कभी कभी प्रैक्टिकल भी डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कंपेरेटिवली आसानी आता है, वो पढ़ लिया आपने, उसको कर लिया। अगर आप समझो कि पहले के 2 क्वेश्चन अगर आप लेट्स से 40 मिनट्स में कंप्लीट कर दो, कितनी बढ़िया बात है। आई वुड से 50 मिनट्स में भी कंप्लीट हो रहे हैं अगर आपके पहले दो क्वेश्चंस मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली आपके कहीं ना कहीं 30-35 मार्क्स कवर हो रहे हैं, तो मतलब ऑलमोस्ट पासिंग मार्क्स आपके पहले 1 घंटे में हो चुके हैं। तो हमारा टारगेट यही होता है कि पहले के 1 घंटे में पासिंग मार्क्स जितना पेपर हो जाए, और पासिंग मार्क्स मतलब 40 नंबर जितना पेपर हो जाए, और वो आपका क्वेश्चन 1 हो सकता है और क्वेश्चन 6 हो सकता है, ये दोनों को कंबाइन कर दोगे 40 मार्क्स बनते हैं। 40 में से अगर आपने 35-36 भी अटेम्प्ट कर दिया, राइट, बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन स्टार्टिंग के 50 मिनट्स में पहले क्वेश्चन पेपर का ओवरव्यू। हो सकता है कि क्वेश्चन 6 आपने मान लो कंपनी अकाउंट्स उतने अच्छे से नहीं करा है, तो आपको लगता है कि नहीं मैं क्या करूंगा, मैं रेक्टिफिकेशन कर लूंगा, मैं बीआईएस कर लूंगा, मैं डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री। आपको लेकिन उसी टाइम पे डिसाइड करना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको पहले करना है, एक चीज तो ये। दूसरी चीज आपको उस टाइम पे डिसाइड करनी है कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं कि भाई अब स्टार्टिंग के 15 मिनट में डिसाइड किया नहीं है, अच्छा उसके बाद सोच रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन करूं, वो वाला क्वेश्चन करूं। ये टाइम हमको उन 3 घंटे में वेस्ट नहीं करना है। उन 3 घंटे में मेरे सिर्फ पेन चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए कि सोचने के लिए कि कौन सा क्वेश्चन करूं कौन सा नहीं करूं। आपको पहले से पता होना चाहिए कि पहले मैं ये क्वेश्चन करूंगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब बात समझ रहे हो, ठीक है। बीच में रुक गए, फ्लो टूट गया, मजा नहीं आएगा, स्पीड कम हो जाएगी। इसलिए स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में, जैसे मैंने बोला, डू नॉट स्टार्ट विद द बैलेंस शीट क्वेश्चन, ठीक है। यस, पार्टनरशिप हो सकता है आपका बहुत स्ट्रांग हो, कोई बात नहीं, पहले के 1 घंटे में आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6 निपटा लिया, या कोई भी और क्वेश्चन आपको लगता है, लेट्स से कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें रेक्टिफिकेशन है, इन्वेंट्री है, बीआरएस है, कर सकते हो, परफेक्ट है यार। हो सकता है बीआरएस 5 to 10 मार्क्स का आ जाए, निपटाओ उसको। इन्वेंट्री का क्वेश्चन एज इट इज आपके स्टडी मॉड्यूल का आ जाए, उसको निपटाओ। रेक्टिफिकेशन निपटा दो। ये छोटे बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ गया, आराम से कर लिया। अकोमोडेशन बिल आता है, कर लिया। अब बात समझ रहे हो, तो जो ये जर्नल एंट्रीज वाले क्वेश्चन है, बीआरएस हो गया, इनको फटाफट से कर लो। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आपको आता है लेकिन लेंदी है, बेटा वो पहले घंटे में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो लेंदी है तो टाइम लेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया भी हुआ है, ठीक है, अवॉइड बैलेंस शीट क्वेश्चन, और 15 मिनट्स में उसको डिसाइड कर लेना कौन सा क्वेश्चन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम सेविंग है ये, ठीक है, या टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है अगर आपने ढंग से नहीं किया तो, राइट। अब कौन सा क्वेश्चन छोड़ना सर, वो डिसाइड कैसे करें। हमको सब आता है, अगर आप ऐसे बच्चे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर हमें सब आता है तो हम डिसाइड कैसे करें, जो क्वेश्चन आपको लेंदी लग रहा है उसको छोड़ना है। जैसे कि जो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है ना कि जैसे मान लो आपको लगता है कि यार मुझे पार्टनरशिप आता है, ठीक है, पार्टनरशिप के 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं कई बार, राइट। उन 2 में से कौन सा करेंगे जो आपको लगता है कि लेंदी नहीं है, राइट। आपको लगता है कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स जनरली थोड़ा लेंदी क्वेश्चन आ रहा है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आपको लगता है कि यार मुझे आता है लेकिन लेंदी है, उसको छोड़ दो। तो इस तरीके से डिसाइड करेंगे। और इन केस आप स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, इतना पैनिक नहीं होना, लेकिन एटलीस्ट ये डिसाइड कर लेना कि स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चंस कौन से होने वाले। कंफ्यूजन 2 में ही होगा ना कि 2 में से कौन सा छोड़ना है। एटलीस्ट स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस तो आपको पता होने चाहिए कि कौन से करने वाले हैं। उसके बाद फिर देख लेंगे कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना है। लेकिन स्टार्टिंग के आई बार बार बोल रहा हूं कि स्टार्टिंग में 3-4 क्वेश्चंस आपके डिसाइड हो जाने चाहिए कि भाई पहला ये क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 2 निपटाऊंगा, उसके बाद ये क्वेश्चन देख लूंगा, उसके बाद डिसाइड करना होगा, उसके बाद कर लेंगे। लेकिन आइडियली 15 मिनट्स में डिसाइड हो जाना चाहिए। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देखो। सबसे पहले सबसे मुश्किल काम होता है बेटा उन 3 घंटे में थोड़ा फोकस, थोड़ा काम रहना। क्यों? ऑब्वियसली बात है यार, इतना ज़्यादा प्रेप किया है ना, और ऐसा वैसा एग्जाम नहीं है, डेफिनेटली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, मेहनत भी करिए।
तो उन 3 घंटे में अपने दिमाग को शांत रखना है। कैसे शांत रखना है सर? बार 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 बस यही रिपीट करना होता है अपने आप से कि जो मैंने पढ़ा है पेपर में वही आएगा। मुझे क्वेश्चन पेपर अच्छे से आता होगा, मेरा पेपर अच्छा ही जाएगा। नेगेटिविटी को अपने आसपास आने ही नहीं देना है, ठीक है। इन केस अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा दिखता है कि जो नया क्वेश्चन है, इट्स ओके। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, मैं बहुत सालों से फाउंडेशन पढ़ा रहा हूँ अब, ठीक है, कि मोर देन 75% पेपर ऐसा होगा जो आपको 100% आता होगा, क्योंकि वो स्टडी मॉड्यूल से होगा और आपने स्टडी मॉड्यूल 2-3 बार कर ली होगी। यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। कोई भी अगर आपको एक क्वेश्चन ऐसा दिखता है, 2 क्वेश्चन ऐसे दिखते हैं, ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन बेटा हटा दोगे तब भी 80 मार्क का पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते हो, 80 मार्क्स का। तो कुछ भी करके आई एम टेलिंग यू कि कुछ भी हो जाए, 2 क्वेश्चन से ज्यादा ट्रिकी कुछ आ नहीं सकता है, ठीक है। एटलीस्ट देयर विल बी मिनिमम टू मिनिमम 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप आराम से कर पाओगे। फोकस ऑन दैट, डू नॉट फोकस ऑन ये वाला क्वेश्चन अलग आ गया, ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट अलग आ गई। इट्स ओके भाई, सीए का पेपर है, हो सकता है कोई एडजस्टमेंट अलग आ जाए, हो सकता है कि थोड़ा सा एक आधा क्वेश्चन ट्रिकी आ जाए। सितंबर 25 वॉज अ ट्रिकी पेपर, लेकिन स्टिल जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सितंबर 25 की आंसर शीट है, 90 मार्क्स आए हैं इसमें, राइट, ठीक है। क्यों, कैसे आए हैं? कि भाई ठीक है, कुछ क्वेश्चंस थे जो थोड़े ट्रिकी थे, इट्स ओके। पहली बात तो स्टेप वाइज मार्किंग है, ध्यान रखो इस बात को। स्टेप वाइज मार्किंग का मतलब ये है कि भाई स्टेप्स, अगर अगर आपने लेट्स से कोई वर्किंग नोट ठीक करा है उसके भी मार्क्स हैं, आपने 2 एंट्री ठीक करी है उसके भी मार्क्स हैं। तो ऐसा नहीं है अगर एक क्वेश्चन का एक एडजस्टमेंट आपको ट्रिकी लग रहा है, एब्सोल्युटली फाइन, 2 नंबर का होगा ज्यादा से ज्यादा, बाकी तो कर लूंगा। अब बात समझ रहे हो, ठीक है। तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, अकाउंट्स में पास होना बहुत आसान है, लेकिन बस उस टाइम पे आपको फोकस रहना है कि भाई जो मेरे को मेरी स्ट्रेंथ है पहले मैं उसको कर लूँ। दूसरी बात बहुत ही कॉमन है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, हर बार ही गलती करते हैं कि क्वेश्चन आता है लेकिन जल्दबाजी में, कई बार थोड़ा सा हम पैनिक कर जाते हैं, कई बार एक्साइटमेंट में कि भाई ये तो मेरे को आता है, ये तो बुक का क्वेश्चन है, उसमें आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हो। जैसे एक बार क्वेश्चन में क्या हुआ, एक बार हुआ ये कि भैया आ गया ₹20 लाख इक्विटी शेयर्स, बच्चों ने पढ़ लिया 20 लाख इक्विटी शेयर, रुपीज का साइन नहीं पढ़ा, ये छोटी मोटी मिस्टेक्स, 0 कम पढ़ ली, ठीक है। तो क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। एडमिशन का क्वेश्चन आ गया, आखिरी एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था कि भाई आपको एसेट्स और लायबिलिटीज को ऑल्टर नहीं करना, एक्साइटमेंट में हमने वो पढ़ा ही नहीं और रीवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो आपको नहीं सोचना है कुछ भी, क्वेश्चन को आराम से पढ़ो कि हाँ ये ऐसा है, ठीक है, ये है, ये है। क्वेश्चन, मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लगाओ ज़्यादा ताकि आंसर करने में टाइम लगे कम। जब क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम कम लगाते हो ना तो आंसर को करने में टाइम ज़्यादा लगता है, बार बार पढ़ना पड़ता है क्वेश्चन, एक ही बार ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कोई बच्चा यहाँ पे कोई सिली मिस्टेक करे, मेरे पास एग्जाम देने के बाद मैसेज आए कि सर गलती से मैंने ये क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, प्लीज़, ठीक है। इसके बाद टाइम मैनेजमेंट एब्सोल्युटली वेरी वेरी क्रिटिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होगा बेटा कि कोई क्वेश्चन में जितना टाइम लगना चाहिए उससे ज़्यादा टाइम लग रहा होगा, पॉसिबल है, एब्सोल्युटली पॉसिबल है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको लगा आता है, लेकिन किसी एक एडजस्टमेंट में अटक गए, इट्स ओके। सबसे पहले तो अगर कहीं पे स्टक हो गए हो, लेट्स से बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, मूव ऑन। एक क्वेश्चन पे अटके नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना कि उस क्वेश्चन के पीछे में बाकी क्वेश्चन जो मुझे आते हैं मुझे वो नहीं छोड़ने, इस चीज का ध्यान रखना। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कर रहे हो, लेट्स से बैलेंस शीट मैच नहीं होती, आई होप आपकी पहली बारी में हो जाए, लेट्स से नहीं होती, इट्स ओके। अगर आपको लगता है कि आप ऑलरेडी बहुत टाइम लगा चुके हो, उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ो और आगे बढ़ो। अगर बाकी क्वेश्चंस रहते हैं जो आपको आते हैं, वहां पे रुकना नहीं है, क्योंकि पहले जैसे मैंने बोला स्टेप वाइज मार्किंग है, बीच में एक आधा कैलकुलेशन गलत हो गया होगा, एक आधा पॉइंट गलत हो गया होगा, इट्स ओके, बाकी की मिल जाएंगे। ये पहले मैं बाकी क्वेश्चंस कर लेता हूँ, एंड में जाके चेक कर लूंगा कि क्या रह गया, उस क्वेश्चन में क्या गलत हुआ है। लेकिन किसी क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा स्टक नहीं होना कि आधा घंटा एक ही क्वेश्चन पे लगा दिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मैं इसलिए स्टार्टिंग में वो क्वेश्चन नहीं करूंगा जिसमें बैलेंस शीट इन्वॉल्व है, मैं स्टार्टिंग में वो क्वेश्चन नहीं करूंगा जो मुझे लगता है कि नया क्वेश्चन है, मैं स्टार्टिंग में हमेशा वही क्वेश्चन करूंगा जो मुझे लगता है कि ये तो मुझे आता है, ये मैंने पहले कर रखा है, और आपके एग्जाम्स में वैसे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना, ऑल राइट एवरीबॉडी, ठीक है। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि कई बार क्या होता है ना, स्टार्टिंग में हम बहुत सजा के लिखते हैं, हमारी पहले 2 पेज की हैंड राइटिंग और आखिरी 2 पेज की हैंड राइटिंग जमीन आसमान का फर्क होता है। ऐसे नहीं करना है, हमें स्टार्टिंग से ही 5th गियर लगा के चलना है, स्टार्टिंग से ही स्पीड हाई, स्टार्टिंग से ही, ये नहीं स्टार्टिंग में मैं स्केल यूज कर रहा हूं अच्छे से, ये सब नहीं, स्केल यूज करना है करो, फटाफट से ब्लैक पेन से लाइन खींची, हेडिंग लिखी, आगे बढ़ गए। तो स्टार्टिंग से ही हमें क्या करना है, बहुत फास्ट चलना है।
हमें 3 घंटे कोशिश करनी है, सेम स्पीड मेंटेन करेंगे हम, तब जाके आपका 3 घंटे में पूरा पेपर आराम से हो जाएगा। देन ओह बेटा, ये हमारा सबसे बड़ा दोस्त, सबसे सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड, लेकिन दुश्मन भी बन सकता है अगर ज़्यादा गलतियां आपने, हो सकता है ना कि ज़ीरो ज़्यादा दब गया, यहाँ पे एक सिंगल ज़ीरो होता है, डबल ज़ीरो होता है, कई बार सिंगल ज़ीरो की जगह डबल ज़ीरो प्रेस हो जाता है। तो कैलकुलेटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैलकुलेटर को बहुत ध्यान से यूज़ करना है। कुछ बच्चे ना एक तो ज़्यादा कूल बनने के चक्कर में स्पीड दिखाते हैं फटाफट से, नहीं रे ठीक है, कूल नहीं बनना है। अब बात समझ गए? तो कैलकुलेटर को जब आप यूज़ कर रहे हो, पूरा फोकस कैलकुलेटर पे रखो। अब ये नहीं कह रहा कि बार बार चेक करते रहो, स्टेप चेक कि भाई ये ठीक है वो ठीक है, लेकिन आराम से करो। कैलकुलेटर गलत हो गया, एक एक्स्ट्रा जीरो, एक गलत बटन, पूरा आंसर गलत हो जाएगा, सारी कूलनेस वहीं निकल जाएगी। तो इसको बहुत ध्यान से यूज़ करना। एवरीबडी यस सुनो, ठीक है। लास्ट बात बोलूँगा कि भाई जब आप 3 घंटे का पेपर करने के लिए बैठो, जब आपको लग रहा हो कि सामने, आपके सामने टेबल पे क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ है, हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रही है, कॉन्फिडेंट रहना। हम अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, हमको लगता है कि हमको कुछ नहीं आता। इस टाइम पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि मैं सब कुछ भूल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप लिखने के लिए बैठोगे आपको सब कुछ याद आएगा, आपने मेहनत करी है, वेस्ट नहीं जाएगी, राइट। तो कॉन्फिडेंट रहना, क्योंकि यू नो मोर देन यू थिंक। जितना हमको लगता है हमको उससे ज़्यादा ही आता होता है। हम हमेशा अपने आप को क्या करते हैं, हम हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं। हाँ, कुछ बच्चे रहते हैं ओवर कॉन्फिडेंट, वो भी नहीं रहना है कि हाँ हाँ देख लेंगे, नहीं ठीक है। शांत रहना है कि ठीक है भाई, ध्यान से पेपर करेंगे, सिली मिस्टेक्स नहीं करेंगे, जो क्वेश्चंस आते होंगे पहले उस पर फोकस करेंगे, पेपर आपका अच्छा जाएगा। राइट एवरीवन, ठीक है। तो सब कुछ अच्छा ही होगा अगर उन 3 घंटे में पैनिक नहीं हुए आप, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लिया, यहाँ वहाँ टाइम वेस्ट नहीं किया, आपका पेपर अच्छा जाएगा, पेपर मुश्किल नहीं आएगा, ट्रस्ट में। अभी जितना भी टाइम आपके पास प्रेप का है, राइट, अच्छे से प्रेप करो। जितना अभी रिवीजन बचा हुआ है अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। खाना वाना अच्छे से खा के जाना, ऐसा नहीं है कि भाई नहीं खाली पेट जा रहे हैं। नींद कोशिश करना कि ठीक है भाई, आई एम श्योर यहाँ पे बच्चे 10-10 घंटे नहीं सोएंगे, बट कोशिश करना कि 5-6 घंटे की नींद लेकर जा रहे हो, ठीक है। जो बच्चे नॉर्थ में रहते हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है, प्रॉपरली कवर होके जाना, ठीक है। हाइड्रेटेड रहना, सर्दियों में पानी कम पीते हैं, पानी वानी पीना। अपना स्टेशनरी प्रॉपरली देख लेना कि हाँ ब्लैक पेन आपने प्रॉपरली रख लिया है, वही ब्लैक पेन यूज़ करना जो आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस में यूज़ करते आए हो। ये नहीं कि अब अलग पेन यूज़ कर रहे हैं। कैलकुलेटर वही पुराना वाला जो प्रैक्टिस में यूज़ किया, वही जिस पे हाथ बैठा हुआ है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा कैलकुलेटर आप अपना लेके जाना। कई बार अपना भी ख़राब हो जाता है, मान लो किसी दोस्त का भी ख़राब हो गया तो उसको यूज़ करने के लिए दे दिया, ठीक है। अच्छे काम करोगे अब आपके साथ अच्छा ही होगा, राइट। तो बस दैट्स इट फॉर टुडे। हाँ, एक चीज़ और, बहुत सारे बच्चे ये भूल जाते हैं, लेकिन ये मत भूलना कि बेटा क्या होता है स्टार्टिंग में, राइट, स्टार्टिंग में आपको लिख कर आना होता है कि आपने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा एक चीज़ और देखो, मैं आपको दिखा दूँ, आंसर शीट में 86 मार्क्स मिले थे बच्चे को सितंबर 25 में, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम थी तो 4 मार्क का ग्रेस मिला है। मार्कशीट में 90 मार्क्स आए हैं। तो इनकेस अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन गलत है, पॉसिबल है बेटा कि कोई क्वेश्चन गलत आ जाए, वैसे तो चांसेस कम होते हैं, लेकिन आपको लग रहा हो कि भाई ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है, उस क्वेश्चन में नोट डाल देना, अटेम्प्ट करके आ जाना, ठीक है, वो आखिरी के लिए छोड़ना। लेकिन देयर आर चांसेस कि भाई अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि नहीं यार ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है, जैसे डेप्रिसिएशन में रेट्रोस्पेक्टिव गलत है वो, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव अब नहीं होता है, प्रोस्पेक्टिव होता है, राइट। तो आपने नोट डाल दिया कि भाई मैंने प्रोस्पेक्टिव से किया है। बीआरएस का क्वेश्चन आया था, उसमें कैश बुक का स्टार्टिंग बैलेंस नहीं था, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। बीआरएस का क्वेश्चन है एग्जैक्टली, इन्होंने एडजस्टेड कैश बुक नहीं बनाई, सिर्फ पासबुक बनाकर आ गए, पासबुक के बैलेंस थे, पूरे मार्क्स मिले ना, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इनकेस कोई क्वेश्चन आपको लगता है ऐसा कि यार नहीं, जैसे इसमें ग्रेस मार्क्स मिल गए, कोई क्वेश्चन आ गया उसमें ग्रेस मार्क्स मिल गए, तो ऐसा हो सकता है। तो घबराओ मत कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है, घबराना नहीं है, उसको बहुत ही कूल काम माइंड से टैकल करना है। नोट डाल दिया, एजम्पशन डाल दिया, आपको जहाँ पे लगता है कि मैं एजम्पशन यूज़ कर सकता हूँ, एजम्पशन यूज़ करा, उसको लिख कर आ गए, राइट एवरीबडी। और जैसे मैंने बोला कि स्टार्टिंग में आपको लिख के आना होता है, जैसे यहाँ पे कि आप टिक कर आ रहे हो कि आपने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट मेक श्योर कि आप इसको लिख कर आ रहे हो कि हाँ हमने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, राइट, ठीक है। बाकी येस दैट्स इट फॉर टुडे। आई थिंक मैंने आपका आधा घंटा ले लिया है। आई एम श्योर सारे बच्चे 2x में मुझे सुन रहे होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप थोड़ी बहुत मैं आपकी हेल्प कर पाया हूँगा, है ना, ठीक है। दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना। बाकी एग्ज़ाम्स बहुत अच्छा जाएगा आपका, आई एम वेरी श्योर बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि अगर मेहनत करी है तो एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा।
सब अच्छा होगा। बाय एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।